हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एनेस्थीसिया मशीन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी को। तो इसमें पहला है इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, यानी हम लोग तो कोई भी प्रोसीजर होने वाला है, जैसे सर्जरी होने वाला है, उससे पहले तो हम लोग होश में होते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर अगर हम लोग को कोई हमारे ऊपर कट किया जा रहा है या फिर कोई इंसिजन किया जा रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो हम लोगों को वो सेंस होगा, फीलिंग आएगी। ठीक है, तो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस करने का जो ये प्रोसेस होगा वो हमारा इंडक्शन होगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि इंडक्शन का देखते हैं डेफिनेशन। टू इंड्यूस द पेशेंट टिल द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फर्दर स्टेबिलाइजेशन, यानी पेशेंट को बेहोश करना, ठीक है, अनकॉन्शियस कर देना और फिर उसे स्टेबल करना। अब हमारा दूसरा टर्म है एनेस्थीसिया। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स निगेटिव सेंसेशन। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया वर्ड है, ठीक है, ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है निगेटिव सेंसेशन, यानी कि हम लोगों को ऐसी कंडीशन में ला दिया जाता है जिसमें हम लोग क्या होते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं और हमें कुछ भी सेंस नहीं होता है, यानी कोई किसी भी चीज़ को प्रति हम लोग अवेयर नहीं होंगे, अनकॉन्शियस होते हैं। इसमें हम लोग को कोई भी सेंस नहीं हो पाता, उस टाइम कोई फीलिंग नहीं आएगी। दर्द होगा तो वो भी, कोई पेन हम लोग को फील नहीं होगा, कोई भी दर्द नहीं महसूस होता है। तो ये हमारा होगा एनेस्थीसिया, यानी बेहोशी की हालत में लाना। अब हमारा है एनेस्थेटिक। तो इसका मतलब होता है द ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया आर कॉल्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जो कि हमारे एनेस्थीसिया में यूज किए जाते हैं, यानी पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी बेहोश करने में जो जो ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो एजेंट का यूज किया जाता है, वो सारे एनेस्थेटिक होते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडक्शन, एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक। अब हमारा आगे का टर्म है एनेस्थियोलॉजिस्ट। तो ये क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि एनेस्थीसिया के बारे में स्टडी करने के बाद पूरी तरह से क्वालिफाइड हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में। तो अ स्पेशलिस्ट बाय क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया का स्टडी करने के बाद ये लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी एनेस्थीसिया प्रोसीजर को करने के लिए यही लोग एनेस्थीसिया प्रोसीजर करते हैं। जो पेशेंट है उसे एनेस्थीसिया देने का काम यही लोग करते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं। अब हमारा दूसरा टर्म है आगे का एनॉक्सिया। व्हेन द बॉडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उसे हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। अब हमारा है एनॉक्जेमिया। व्हेन द ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज़ लो, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वो हमारा एनॉक्जेमिया होगा। फिर है एपनिया। व्हेन द रेस्पिरेशन इज स्टॉप्ड। एपनिया ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग सांस नहीं लेते हैं, यानी हमारा रेस्पिरेशन, इन्हेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्सपिरेशन, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो हमारे अंदर अब्सेंस होगा, यानी होगा नहीं। ठीक है, एपनिया की कंडीशन में रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है ये प्रोसेस, तो ये कंडीशन एपनिया हुआ। अब हमारा आगे का टर्म है इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। इसका डेफिनेशन है व्हेन एन इंडोट्रैकियल ट्यूब इज पास्ड इन द ट्रैकिया टू मेंटेन पेशेंट्स एयरवेज, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा ईटी ट्यूब यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो ट्रैकिया में इंसर्ट किया जाता है, यानी डाला जाता है, ताकि हमारा जो एयरवे है, यानी पेशेंट में ये प्रोसेस किया जाता है उसे वेंटिलेट करने के लिए, उसके लंग्स को ऑक्सीजन से भरने के लिए, ताकि वो अपने से, मतलब वो सेल्फ ब्रीथ, अपने से सांस तो नहीं ले सकता है बेहोशी की हालत में, तो उसे बाहर से आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाया जाता है। इसको करने के लिए ईटी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है हमारे ट्रैकिया में, हमारे गले में, नेक में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। हम पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए ईटी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। दूसरा है हमारा एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन में क्या होता है कि ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। व्हेन द इंडोट्रैकियल ट्यूब इज़ रिमूव्ड। तीसरा टर्म है इसमें हमारा एरिथमिया। एरिथमिया में होता है हमारा
वेन एंड हार्ट रिदम इज अल्टर्ड, यानी हार्ट का जो रिदम है, ठीक है, वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा, ये किसी भी कारण से हो सकता है। आर्टरी में अगर आर्ट्रियल डिस्टर्बेंस हो गया या फिर वेंट्रिकल के प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी आर्टरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा है, हमारे एट्रियम जो है हमारे हार्ट का वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा है अच्छे से, या फिर वेंट्रिकल जो है वो अच्छे से हमारा रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इससे इन सब के डिस्टर्बेंस के कारण भी हमारा एरिथमिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और ऑपरेशन के लिए देखिए सर्जरी हो रही है तो उसके लिए बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चाहिए, कम है तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन नीड के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर लो है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइपोथर्मिया, एरिथमिया, एक्सट्यूबेशन और हमारा इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब हम लोग देखेंगे एनेस्थीसिया मशीन को डिस्कवर किसने किया था। तो एनेस्थीसिया मशीन जो है वो हेनरी एडमंड गस्किन बॉयल के द्वारा 1917 में डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट का नाम है हेनरी एडमंड गस्किन बॉयल, 1917 में। अब हमारा जो एनेस्थीसिया है उस वर्ड को तो रिकमेंड किसने किया था, वांडेल ने किया था, ठीक है। और लेकिन इसका जो फादर है, मॉडर्न एनेस्थीसिया के जो फादर हैं वो हमारे विलियम टी.जी. मॉर्टन माने जाते हैं, विलियम टी.जी. मॉर्टन, ठीक है। तो ये हमारे हैं एनेस्थीसिया मशीन के डिस्कवरर और हमारे मॉडर्न एनेस्थीसिया के फादर का नाम। अब हम लोग देखेंगे कि एनेस्थीसिया मशीन में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन करेंगे, यानी एनेस्थीसिया मशीन होता क्या है। फिर देखेंगे कि एनेस्थीसिया मशीन का फंक्शन क्या है, यानी वो क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका फंक्शन है, विशेषता क्या है। फिर हमारा है कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मशीन के, एनेस्थीसिया मशीन के कंपोनेंट्स को देखेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हमारा है कि सेफ्टी मेजर्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, यानी एनेस्थीसिया मशीन के कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन को, एनेस्थीसिया मशीन क्या होता है। An anesthesia machine is the apparatus used for the purpose of inducing and maintaining anesthesia। तो ये एनेस्थीसिया मशीन को हम लोग एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, बॉयल्स apparatus और फिर बहुत मतलब एनेस्थीसिया मशीन 2-3 नामों से जानते हैं इसे। और इसके डिस्कवरर का नाम हम लोग देख चुके हैं कि एनेस्थीसिया मशीन को डिस्कवर किसने किया था, तो वो हमारे एडमंड हैं, ठीक है, हेनरी एडमंड गस्टन बॉयल, 1917 में डिस्कवर किया था उन्होंने। तो एनेस्थीसिया मशीन एक एपरेटस होता है, ठीक है। इसका यूज क्या किस लिए करते हैं, एनेस्थीसिया देने के लिए करते हैं। एनेस्थीसिया दिए यानी जो होश में है पेशेंट उसको बेहोश कर दिए, कॉन्शियस को अनकॉन्शियस में लाएं, फिर उस अनकॉन्शियस यानी उसके बेहोशी को मेंटेन करना, वो हमारा है एनेस्थीसिया मशीन का काम, यानी इंड्यूस और मेंटेन करना एनेस्थीसिया को, ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन के हेल्प से होता है। फिर द मशीन इज कॉमनली यूज टुगेदर विद अ मैकेनिकल वेंटिलेटर, सक्शन इक्विपमेंट एंड पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेज, यानी अभी एडवांस हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें डेवलपमेंट हो गया है इस मशीन में। अब इसके साथ साथ हमारे जो एनेस्थीसिया मशीन है उसमें वेंटिलेटर भी होते हैं, सक्शन इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं और पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेज यानी मॉनिटर भी अवेलेबल होते हैं। तो ये देखिए हमारा है बॉयल्स एपरेटस कहें इसे, या फिर एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन या एनेस्थीसिया मशीन, कुछ भी कह सकते हैं इसे, बॉयल मशीन भी कह सकते हैं। तो ये सब देखिए यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे हैं, ऊपर में जो वहाँ पे है मॉनिटर है, फिर उस मॉनिटर के नीचे देखिएगा यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो हमारा क्या है, फ्लो मीटर है। फिर उसके अगर हम लोग देखें बगल में तो वो हमारा वेपोराइजर है। फिर नीचे हमारा यहाँ पे ड्रग्स भी रखे जा सकते हैं, कोई इक्विपमेंट रखे जाते हैं। फिर अगर इधर हम लोग देखें तो ब्लू कलर का एक बैग जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो वो हमारा रिजर्वायर बैग है। उसके बगल में ब्लैक कलर का देखिए ऊपर में दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, वहाँ पे एपीएल वाल्व होता है, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। फिर उसके नीचे में येलो दिख रहा है, उसमें हमारा सोडा लाइम होता है, यानी उसको सोडा लाइम कैनिस्टर बोलते हैं, ठीक है ये।
तो ये सब हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसमें मॉनिटर होता है, वेपोराइज़र होंगे, फिर हमारे फ्लो मीटर होते हैं, पीछे सिलेंडर अटैच करने के लिए भी स्ट्रक्चर होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए रिजर्वायर बैग होगा, सोडा लाइम कैनिस्टर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन का फंक्शन क्या है। The function of an anesthesia machine is to deliver oxygen and anesthetic gases। तो इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो एनेस्थीसिया मशीन जो है वो ऑक्सीजन और जो भी इन्हेलेशनल एजेंट है यानी एनेस्थेटिक गैस जो है उसे ये डिलीवर करता है, ठीक है। फिर है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्रीदिंग सिस्टम। और ये क्या करता है कि हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है यानी पेशेंट को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर किए लेकिन वो सांस लिया, इन्हेल किया तो एक्सहेल करेगा, एक्सहेल करता है तो CO2 रिलीज करता है, वो CO2 छोड़ता है तो CO2 को रिमूव करता है ब्रीदिंग सिस्टम से। कौन रिमूव करता है, तो हमारा एनेस्थीसिया मशीन। फिर है प्रोवाइड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। फिर ये क्या है कि कंट्रोल्ड वेंटिलेशन यानी उसे अच्छे से मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेगा, जो भी उसको ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत है वो सब सप्लाई करते रहेगा और कंट्रोल किया रहेगा उसके अनकॉन्शियसनेस को। फिर है दी एनेस्थीसिया मशीन रिसीव्स मेडिकल गैसेज फ्रॉम अ गैस सप्लाई, controls the flow and reduces the pressure of desired gases to a safe level, vaporizes volatile anesthetics into the final gas mixture and delivers the gases to a breathing circuit that is connected to the patient's airway। यानी एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है। तो एनेस्थीसिया मशीन में क्या होता है कि सिलेंडर अटैच होता है एक जगह पे, ठीक है। योक असेंबली वहाँ होता है जहाँ पे सिलेंडर, देखिए सिलेंडर है उसका अपर पोर्शन हमारे वेंटिलेशन का एक पॉइंट होता है वहाँ से अटैच होता है तो उसे योक असेंबली कहते हैं, YOKE। और फिर असेंबली, ठीक है। योक असेंबली जो होता है वहाँ पे हाई प्रेशर में होता है, ये जो गैस वहाँ हो रहा है वहाँ हाई प्रेशर पे है, ठीक है। हाई प्रेशर सिस्टम है वहाँ पे, वहाँ से क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आ जाता है। जब हमारा वेंटिलेटर में आएगा ये गैस तो वो इंटरमीडिएट पे आ जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट हो जाता है प्रेशर उसका। फिर इंटरमीडिएट से जब वो पेशेंट के पास आएगा गैस पेशेंट के पास तो आना ही है, ठीक है। पेशेंट के पास डिलीवर होगा तो वो हमारा लो प्रेशर सिस्टम पे होगा, जितने पे वो नॉर्मल रह सके पेशेंट। हाई प्रेशर सिस्टम पे आएगा तो उसका तो लंग्स में एकदम एक ही बार क्या वो तो मर भी सकता है, उससे मर जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये क्या करता है एनेस्थीसिया मशीन, वो रिसीव करता है गैसेज को, ठीक है। रिसीव करेगा फिर उसके फ्लो को कंट्रोल करता है और प्रेशर को भी कम करता है, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना प्रेशर को वो मेंटेन करेगा। हाई प्रेशर सिस्टम से आ रहा है फिर उसे इंटरमीडिएट किया, फिर लो कर दिया ताकि पेशेंट को सुविधा हो, वो अच्छे से सांस ले सके, ठीक है। और वहाँ पे उसमें क्या होता है इन्हेलेशनल एजेंट होते हैं, गैसेज आ रहे हैं, मेडिकेशन आ रहे हैं, वो सब तो वो सारे क्या होते हैं एक जगह पे आके मिक्स हो जाते हैं, एक फाइनल मिक्सचर बनता है गैस का और फिर वो ब्रीदिंग सिस्टम मतलब ब्रीदिंग सर्किट के थ्रू क्या होता है पेशेंट के पास डिलीवर हो जाता है, ठीक है। एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू सारे गैसेज आए, एनेस्थीसिया मशीन रिसीव किया, फिर उसे क्या किया उसका प्रेशर कंट्रोल किया, हाई टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू लो कर दिया, ठीक है। अब पेशेंट आराम से ब्रीथ कर रहा है, वेंटिलेट हो रहा है, ठीक है। अब वो एनेस्थीसिया कंडीशन में आ गया है यानी वो अनकॉन्शियस है। अब हमारे देखते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला है मॉनिटर जो कि ऊपर दिख रहे थे। मॉनिटर में क्या क्या होता है EtCO2 यानी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन शो करेगा। फिर हमारा है कि ऑक्सीजन SpO2 का सेचुरेशन भी शो करता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन EtCO2 हो गया। फिर इसमें BP और हमारा रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, ये सब जो है और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे उसमें शो होते हैं मॉनिटर में। फिर हमारा कैप्नोस्टेट होता है। कैप्नोस्टेट क्या करता है कि कैप्नोस्टेट जो होता है वो हमारे EtCO2 को क्या करता है मेज़र करता है, ठीक है। वो मेजरमेंट करेगा हमारे CO2 लेवल को। फिर हमारा रिजर्वायर बैग जो होता है वो क्या होता है कोलैप्सिबल गैस कंटेनर है, ठीक है। ये पचकेगा फूलेगा यानी कोलैप्सिबल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि मतलब इंडिकेट करेगा, किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो ब्रीदिंग होता है उसे ये इंडिकेट करता है यानी सांस लेना छोड़ना, तो वो एक बार फूलेगा एक बार पचकेगा, ठीक है। एक्सपेंड करता है तो कभी क्या करेगा कि ये कम उसका साइज़ कम हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है हमारे स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को।
अब हमारा सोडा लाइम कैनिस्टर जो है वो क्या होता है कि सोडा लाइम कैनिस्टर क्या है, NaOH और फिर हमारा CaO का मिक्सचर है। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मिक्सचर है। ग्रेन्यूलर फॉर्म में होता है ये, ठीक है। सोडा लाइम कैनिस्टर का काम क्या होता है कि इसका यूज हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और ये क्या करता है कि जो हमारे ब्रीदिंग गैस है वहाँ से उसमें से क्या होगा, CO2 को ये क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा, ताकि हमारे बॉडी में या फिर मतलब वो CO2 पॉइजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग ना हो, ठीक है। और इसके बाद वेपोराइज़र आता है, तो वेपोराइज़र के भी अपने काम हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है, उसका बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए। बेन सर्किट का भी है कि वो सप्लाई करता है हमारा, ठीक है। वेंटिलेटर सर्किट हो गया, फ्लो मीटर होता है, ठीक है। फ्लो मीटर है, ग्लास ट्यूब है, उसमें बोबिन होता है, ठीक है। फ्लो मीटर जो है गैसेज के फ़्लो को शो करेगा वहाँ पे। और फिर ये क्या होता है, हमारा APL है, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व है। ये सारे क्या हैं, एनेस्थीसिया मशीन के कंपोनेंट्स हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कैप्नोस्टेट। तो देखिए यहाँ पे कैप्नोस्टेट कैसा दिखता है। तो इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेजरमेंट ऑफ एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग का इसका मतलब देखें कि EtCO2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कैप्नोस्टेट का काम क्या होता है कि ये हमारा EtCO2 को मेजर करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेजरमेंट, यानी बहुत ही एडवांस मेजरमेंट देगा EtCO2 का, एकदम करेक्ट, सही, अच्छा मेजरमेंट देगा। अब हम लोग देखेंगे रिजर्वायर बैग क्या होता है। द एनेस्थीसिया रिजर्वायर बैग इज अ कोलैप्सिबल गैस कंटेनर विच इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम। ये हमारे ब्रीदिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत वाला जो इसेंशियल कंपोनेंट है ये क्या होता है कि एक ऐसा कंटेनर है जो कि साइज में घटता बढ़ता है, यानी इंडिकेट करता है हमारे, ठीक है, इंडिकेट करता है किसको, कि ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कैसा कंटेनर है, कोलैप्सिबल गैस कंटेनर है, बहुत ही ज़रूरी, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग सिस्टम के लिए। द एनेस्थीसिया रिजर्वायर बैग परमिट्स मैनुअल वेंटिलेशन, ये क्या करेगा, मैनुअल वेंटिलेशन जो हो रहा है उसे परमिट करता है। एंड एक्ट एज अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, ये क्या करता है कि जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसको ये इंडिकेट करता है, ठीक है। हमारा आगे है कार्डियक मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर है। इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी टू मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइंस सच एज BP, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड टेम्परेचर ETC। तो ये क्या है, एक मॉनिटर है, ठीक है, डिवाइस है एक तरह का। यूज कब होता है, तो जब पेशेंट की ऑपरेशन की जाती हैं, सर्जरी की जाती हैं, तो उस टाइम में देखा जाता है कि उसके जो वाइटल हैं, वाइटल का मतलब क्या, जो एकदम मतलब जीने के लिए ज़रूरी जो होते हैं वैसे वैसे फंक्शन बॉडी के, तो इसका भी रेंज जानना होगा नॉर्मल, कि सही बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा, तभी तो हम लोग सर्वाइव करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, तो वाइटल्स को मेज़र करने के लिए, शो करने के लिए मॉनिटर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्डियक मॉनिटर किस किस वाइटल्स को शो करता है, तो इसमें हमारा ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, टेम्परेचर है। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। तो 120/80 जो है वो नॉर्मल रेंज है। पल्स रेट कितना होता है, तो ये हमारा 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। और टेम्परेचर देखें तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे कि इसमें रेस्पिरेशन रेट भी शो होता है, जो कि 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट है। फिर इसमें EtCO2 भी शो होता है, ठीक है, 32 to 35 एवरेज होता है EtCO2। और इसमें बहुत कुछ शो होता है, EtCO2 हो गया, SpO2 हो गया। तो SpO2 ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो होता है वो 95 to 100 होना चाहिए, 94 to 100 भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये सब वाइटल्स को शो करता है हमारा जो मॉनिटर है, और दिखाता है कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। तब हमारा है सोडा लाइम कैनिस्टर। तो सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO केमिकल्स। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो केमिकल है उसका मिक्सचर है, ठीक है। यूज्ड इन ग्रेन्यूलर फॉर्म, ये क्या होते हैं, दानेदार होते हैं, दाना दाना की तरह होगा, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है।
It is used in general anesthesia to remove carbon dioxide from breathing gases to prevent CO2 retention and carbon dioxide poisoning. इसका यूज़ जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में होता है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? ये ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, पूरी तरह से उसे बेहोश कर दिया जाता है, ठीक है, और उसे मैनुअल वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करता है वो, और वेंटिलेट रहती पूरी तरह से जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में पेशेंट। इसमें क्या होता है, हमारा सोडा लाइम कैनिस्टर क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग गैसेज से रिमूव करेगा। ताकि ये रिमूव क्यों होता है? CO2 रहने से भी क्या मतलब हानि है? तो CO2 अगर रहेगा तो वहाँ पॉइजनिंग हो जाएगी हमारे बॉडी में, CO2 पॉइजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, डेथ भी हो सकता है इसके चलते, CO2 रिटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए सोडा लाइम कैनिस्टर होता है, और सोडा लाइम कैनिस्टर क्या करता है कि CO2 को रिमूव कर देता है ब्रीदिंग गैसेज से। अब हम लोग देखेंगे बेंज सर्किट के बारे में। तो बेंज सर्किट क्या है? एक ब्रीदिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ब्रीदिंग सिस्टम यानी ब्रीदिंग में हेल्प करता है ये भी। अ बेंज सर्किट इज एन एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम दैट कनेक्ट्स अ पेशेंट्स एयरवे टू द एनेस्थीसिया मशीन। ये क्या है? एक एनेस्थीसिया डिलीवरिंग सिस्टम है। क्या है? डिलीवर करने के काम में आता है। जो भी गैस का मिक्सचर है, जो भी एजेंट है, इनहेलेशनल एजेंट है, वेपोराइजर्स हैं या फिर कोई भी गैस है, वो सबको डिलीवर करता है पेशेंट तक। ये क्या करता है कि पेशेंट के एयरवे को एनेस्थीसिया मशीन तक कनेक्ट करता है, कनेक्शन एक फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको एक क्लोज्ड सर्किट भी बोलते हैं। ये हमारा डीप ब्रीदिंग सिस्टम भी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पहले क्या हुआ कि जो भी गैस का मिक्सचर है, गैस मिक्सचर में क्या क्या होंगे? गैसेज होते हैं, फिर इनहेलेशनल एजेंट होंगे। गैस में क्या? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑक्सीजन O2, फिर इनहेलेशनल एजेंट होते हैं वेपोराइजर्स। तो ये सारे एक मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर बनते हैं, फ्रेश गैस मिक्सचर बनेंगे। फिर ये हमारे ब्रीदिंग सर्किट के थ्रू पेशेंट तक आएंगे। फिर पेशेंट से जो भी वो फिर पेशेंट क्या करते हैं? सांस लिए, फिर एक्सेल करेगा, एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो रिटर्न होता है सोडा लाइम कैनिस्टर में जाता है, ठीक है। सोडा लाइम कैनिस्टर भी वेंटिलेटर में होता है। जो हमारा मशीन है एनेस्थीसिया मशीन, उसमें हमारा सोडा लाइम कैनिस्टर भी होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होगा। वो दोनों CO2 को एब्जॉर्व कर लेगा, और इस तरह से क्या होता है कि फिर से रीब्रीथ करने लगेगा पेशेंट, ठीक है। तो ये हमारा रीब्रीदिंग सिस्टम है। पेशेंट के पास गैस फ्लो किया, फिर पेशेंट एक्सहेल किया, फिर वो प्यूरीफाई हुआ यानी CO2 एब्जॉर्व हो गया, फिर वो गैस का फिर रिटर्न होगा, फिर वैसे ही प्रोसेस होते रहेगा। बेंज सर्किट में क्या क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें पहला है रिजर्वायर बैग होता है, ब्रीदिंग ट्यूब्स होते हैं, एक्सपीरेटरी वाल्व होंगे, एंड पेशेंट कनेक्शन। ये चार हैं, चारों को याद कर लीजिए, रिजर्वायर बैग, ब्रीदिंग ट्यूब और ये सब। अब हमारा है वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट जो है वो एक ओपन सर्किट है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के पास गैस जाएगा वेंटिलेटर से यानी एनेस्थीसिया मशीन से डिलीवर होता है ब्रीदिंग सर्किट के थ्रू पेशेंट तक। फिर पेशेंट एक्सहेल करेगा तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में पास होता है, वो फिर से रिटर्न होके CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये हमारा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज हो जाता है। इसमें क्या है इसका देखते हैं। दी वेंटिलेटर सर्किट रिफर्स टू द ट्यूबिंग दैट कनेक्ट्स द वेंटिलेटर टू द पेशेंट। ये क्या है? एक ट्यूबिंग, देखिए ट्यूबिंग है, ट्यूब है। ये हमारा क्या होता है कि वेंटिलेटर से पेशेंट तक कनेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये सर्किट जो है वो पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट करता है। फिर हमारा है आगे अप्लाइज टू पेशेंट्स हु आर वेंटिलेटेड थ्रू एन ET ट्यूब। तो वेंटिलेटर सर्किट किस में अप्लाई करेंगे हम लोग, किस में लगाते हैं? तो ये हमारा ऐसे पेशेंट में लगाएंगे जो कि इंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू वेंटिलेट हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में वेंटिलेटर सर्किट यानी ओपन सर्किट का यूज करेंगे। अब हमारा आता है APL वाल्व। APL वाल्व का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। दी APL वाल्व ऑल्सो नॉन एज द पॉप ऑफ वाल्व, इसका दूसरा नाम है यानी इसको पॉप ऑफ वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। इट लिमिट्स द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग मैनुअल वेंटिलेशन। जब हम लोग आर्टिफिशियली ब्रीथ करवाते हैं पेशेंट को यानी मैनुअल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम में वो प्रेशर को ये क्या करता है, लिमिट
मतलब यानी सीमित करेगा, लिमिट करेगा, ठीक है। लिमिट्स द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग मैनुअल वेंटिलेशन, यानी ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है प्रेशर को, ठीक है। अब हमारा है दी एपीएल वाल्व इज कनेक्टेड टू द पेशेंट एयरवे थ्रू द वेंटिलेटर। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्टेड है हमारे वेंटिलेटर से पेशेंट के एयरवे तक, ठीक है। तो ये कनेक्शन है जो कि हम जो भी प्रेशर है हमारे वेंटिलेशन के दौरान में जो भी प्रेशर वहाँ पे जा हो रहे हैं, यानी गैस तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे पास होता है, पेशेंट के पास तो लो प्रेशर सिस्टम होता है ना गैस का, तो वहाँ लो प्रेशर में जाना होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो ये तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि मैनुअल वेंटिलेशन के टाइम में प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो एपीएल वाल्व का काम है कि इट लिमिट्स द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग मैनुअल वेंटिलेशन। मैनुअल वेंटिलेशन के टाइम में ये प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। एपीएल वाल्व जो होता है वो पेशेंट के एयरवे से होते हुए हमारे वेंटिलेटर से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा है एपीएल वाल्व, जिसको कि हम लोग पॉप ऑफ वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा है फ्लो मीटर। तो फ्लो मीटर क्या होता है, ग्लास ट्यूब है एक तरह का, यानी ग्लास से बना स्ट्रक्चर है। तो इसमें का जो ग्लास होता है वो पायरेक्स से बना होता है, PYRAX, पायरेक्स से बना होता है ये जो ग्लास ट्यूब है। इसमें एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे बॉबिन कहते हैं। तो फ्लो मीटर क्या है, ग्लास ट्यूब विद बॉबिन। फ्लो मीटर्स आर यूज टू असेस द फ्लो रेट ऑफ गैसेज दैट पास थ्रू इट। फ्लो मीटर क्या करता है कि जो गैसेज का फ्लो रेट है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, असेस करता है। द फ्लो मीटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कंट्रोल वाल्व। इसमें वाल्व होते हैं, जिसके देखिए नीचे में वाल्व होता है जो कि जिसके द्वारा इसके फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्लो मीटर सिस्टम में कंट्रोल वाल्व होता है और इसमें एक बॉबिन होगा जो कि इंडिकेट करता है फ़्लो को। तो ये हमारा है फ्लो मीटर। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ग्लास ट्यूब जो है वो किससे बना होता है, वो हमारे पायरेक्स से बना होगा। और ये इसका काम क्या है फ्लो मीटर का, तो ये गैसेज का जो रेट है फ़्लो का उसे ये कंट्रोल करता है, असेस करता है। अब हमारा आता है वेपोराइजर्स। तो वेपोराइजर्स में है एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स इज़ अ डिवाइस generally attached to an anesthetic machine which delivers a given concentration of a volatile anesthetic agent। तो सबसे पहले देखते हैं वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। तो वोलाटाइल का मतलब होगा लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड से वेपर के फॉर्म में आ जाए वो हमारा वोलाटाइल सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो वोलाटाइल इसमें कह रहा है कि जो भी देखिए सीवो ही, जैसे वेपोराइजर्स में हमारा सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन आजकल नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो ये सब लिक्विड फॉर्म में डाले जाते हैं। जो वेंटिलेटर मशीन है, जो एनेस्थीसिया मशीन है, उसमें जो ये डिवाइस है वेपोराइजर्स, उसमें वहाँ जो डाला जाएगा सीवो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन वो पेशेंट के पास जब डिलीवर होता है तो वो वेपर के फॉर्म में डिलीवर होता है। तो एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स क्या है, एक डिवाइस है जो कि एनेस्थेटिक मशीन से अटैच रहता है और ये क्या है कि जो भी एनेस्थेटिक एजेंट हैं उसे वो डिलीवर करता है, ठीक है। तो वेपोराइजर्स क्या हैं, वो क्या है कि डिवाइस हैं, एनेस्थीसिया मशीन से अटैच्ड होते हैं और ये एनेस्थेटिक एजेंट जो है उन्हें डिलीवर करने में मदद करते हैं। तो जो एनेस्थेटिक एजेंट हैं, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट, वो हमारे हैं ईथर जो कि बहुत पहले यूज में लाया जाता था। दूसरा है हेलोथेन, तीसरा है आइसोफ्लुरेन, चौथा है डेस्फ्लुरेन, पांचवा है सिवोफ्लुरेन और एक छठा होता है इनफ्लुरेन। और इसमें एक और होता है क्लोरोफॉर्म, जो कि पहले के टाइम में ईथर और क्लोरोफॉर्म को यूज़ में लाया जाता था, लेकिन आजकल उसका यूज़ नहीं किया जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते। और यह आजकल के टाइम में आइसोफ्लुरेन और सिवोफ्लुरेन का ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसका रिकवरी टाइम बहुत जल्दी होता है और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आइडियल वेपोराइजर्स के हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि आइडियल होने के लिए कोई वेपोराइजर जो है वो कब आइडियल होगा, कब बेस्ट होगा। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रैपिड एंड प्लीजेंट इंडक्शन, यानी कि बहुत ही फास्टली वो इंड्यूस हो जाए, यानी जो पेशेंट हमारा भी होश में है वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाए जब हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट को डिलीवर कर रहे हैं।
वेपोराइज़र को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो स्मेल होना चाहिए वो प्लीजेंट होना चाहिए, अच्छा स्मेल, ये ना कि उनको इरिटेशन कॉज करे। अगर बैड स्मेल होगा तो उनके जो भी मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर जो भी मेम्ब्रेन है उसमें क्या करेगा, वो इरिटेशन कॉज करेगा। तो पहला हो गया कि प्लीजेंट स्मेल होना चाहिए और रैपिड इंडक्शन, यानी बहुत ही फास्टली वो क्या हो, इंड्यूस हो जाए। अब हमारा क्या है कि लो रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी आसानी से वो ब्रीदिंग सर्किट के थ्रू फ्लो हो जाए, ठीक है। अब हमारा होता है इकोनॉमिकल और एंड सेफ़ टू यूज, यानी इकोनॉमिकल होना चाहिए, इतना महंगा ना हो कि वो ख़रीदने लायक ही ना रहे पेशेंट, या फिर जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोड पड़े, मनी का, पैसे का लोड पड़े। तो ये हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए। और सेफ़ टू यूज़, यानी सेफ़ होना चाहिए, ये नहीं कि इसको यूज़ में ला रहे हैं और कभी क्या हो जाए कि आग लग जाए या फिर कुछ ऐसा है। तो ये फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। ये क्या हो, अच्छा हो, यानी सेफ़ हो, पेशेंट के लिए भी सेफ़ हो और वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए भी सेफ़ हो। फिर है कि अब्सेंस ऑफ टॉक्सिक एंड एडवर्स इफ़ेक्ट, यानी इसमें जो है टॉक्सिसिटी ना कॉज करे, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हों, इसमें ना हों। तो ये हमारे आइडियल वेपोराइजर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमारा आता है ईथर। पहला जो हमारा एनेस्थेटिक एजेंट है वो है ईथर, जो कि बहुत ही पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट नहीं कहे तो अभी कुछ सालों पहले इसका यूज किया जाता था। तो इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, हाईली वोलेटाइल है, यानी क्या है, लिक्विड टू वेपर फॉर्म में आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। फिर है कि पंजेंट ऑडर, यानी इसका स्मेल जो होता है बहुत तीखा स्मेल, बहुत बेकार सा स्मेल होता है, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज कर दे। फिर फ्लेमेबल होता है, यानी थोड़ा सा भी अगर ये हो, मतलब तुरंत आग लग जाएगा इसमें, यानी फ्लेमेबल है, जलने योग्य है, जल जाएगा ये। फिर इसके एडवांटेज क्या हैं कि ये बहुत ही अच्छा मसल रिलैक्सेंट है। अब हम लोग देखेंगे ईथर का डिसएडवांटेज, यानी इसके हानि क्या क्या हैं। तो ये पहला फ्लेमेबल है, यानी जलने योग्य है, यानी आग लग जाएगा, इससे आग लगने का खतरा है। इरिटेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स बैड स्मेल, ये क्या कॉज करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज करेगा, यानी इसका बहुत ही तीखा स्मेल, बहुत बेकार सा स्मेल है, तो वो इरिटेशन कॉज करेगा, यानी चिड़चिड़ापन होगा, उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह मत हो जाए म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर इंड्यूसेज नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी इसका यूज से क्या होता है, पेशेंट को वोमिटिंग जैसी, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, वो वोमिट कर जाएगा, उल्टी हो जाएगा उसको। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिस टाइम में हम लोग इसका यूज़ ना करें ईथर का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी, किडनी एंड लीवर डिजीज जिसको है, तो उसमें हम लोग ईथर का यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या है, एक इंडिकेशन है जिसमें हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं ईथर को। तो इसे हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होते हैं कि ये सारा इंडिकेट किया है कि ये सारे डिजीज़ में, अगर ये सारा डिजीज़ किसी पेशेंट को है तो उसमें हम लोग ईथर का यूज़ नहीं करेंगे। बेटर एजेंट्स आर अवेलेबल सो नॉट यूज नाउ, मतलब क्या है कि इससे अच्छे अच्छे एजेंट यहाँ अवेलेबल हैं, इसीलिए ईथर का यूज़ नहीं किया जाता है। अब हमारा है हेलोथेन। तो हेलोथेन क्या है, एक नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट है। इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, यानी आग नहीं लगेगा, जलने योग्य नहीं है। ये भी कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है इसका। द इंडक्शन इज़ रैपिड एंड स्मूथ, यानी बहुत ही रैपिड इंडक्शन होता है और स्मूथली इंडक्शन होगा, यानी बहुत जल्दी ये इंड्यूस हो जाता है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंडक्शन का मतलब होता है कि क्या कॉन्शियस पेशेंट को अनकॉन्शियस करना, ये हमारा क्या है, इंडक्शन होता है, यानी पेशेंट को बेहोशी की हालत में लाना इन एजेंट्स को यूज करके। तो ये एजेंट बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी पेशेंट को बेहोश कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि रैपिड इंडक्शन, और बहुत ही स्मूथली ये फ्लो करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें ज़्यादा। इट इज़ नॉन इरिटेंट टू रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, यानी इसका जो स्मेल है वो प्लीजेंट है, तीखा स्मेल नहीं है, पंजेंट स्मेल नहीं है, अच्छा स्मेल है। इसीलिए ये हमारा जो रेस्पिरेटरी में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसको ये इरिटेट नहीं करेगा, इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। फिर होता है प्लीजेंट ऑडर, यानी इसका जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छा है, यानी बुरा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, ये हेलोथेन जो है वो ईथर के कंपैरिजन में बेस्ट है,
ठीक है। इसका एक टाइम में यूज होता था, लेकिन आजकल के टाइम में आइसोफ्लुरेन और सिवोफ्लुरेन का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हेलोथेन में हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज को। तो इसके लाभ क्या हैं? तो इसमें क्या होता है कि सप्रेशन ऑफ सेलिवरी सिक्रीशंस, ये क्या करता है, जो भी सलाइवा का मतलब लार, जो भी सलाइवा का सिक्रीशंस होता है उसको ये क्या करता है, कम करता है, सप्रेस करता है, रोकता है। लेस इंसिडेंस ऑफ वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग, उल्टी जैसी फीलिंग नहीं आती है, नोजिया की फीलिंग, वॉमिटिंग नहीं होता है इसका यूज करने के बाद में। जो कि ईथर के यूज में, अगर ईथर का यूज कर रहे थे तो क्या होता था, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती थी, नोजिया वाली फीलिंग, ठीक है। लेकिन हेलोथेन के केस में ऐसा नहीं है। हेलोथेन क्या है? इट इज़ अ गुड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ये क्या है, एक अच्छा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। रिलेटिवली रैपिड रिकवरी, इससे बहुत जल्दी रिकवरी हो सकता है, पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, ठीक है। बेहोश किया गया है तो पेशेंट बहुत जल्दी होश में आ जाएगा और उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होंगे, नहीं होंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिलेटिवली पुअर एनाल्जेसिया, यानी पुअर एनाल्जेसिया है, यानी पेन किलर। एनाल्जेसी का मतलब क्या, पेन किलर होता है। तो ये उतने अच्छे से पेन में रिलीफ नहीं दे रहा है उनको, यानी पेन ज़्यादा होता है, थोड़ा पेन हो रहा है इसके यूज के बाद में पेशेंट को। डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इसके यूज के बाद, हेलोथेन के यूज के बाद जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी वो पार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उसमें। अब हमारा है डेस्फ्लुरेन, ये भी एक हमारा एनेस्थेटिक एजेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, जिसमें पेशेंट को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस करते हैं, पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं, ठीक है। वो भी किसके थ्रू, तो उसे हम लोग उसको ब्रीथ करवाएंगे, जो भी इनहेलेशनल एजेंट है, वेपोराइजर है, उसे ब्रीथ करवाते हैं और उसे पूरी तरह से अनकॉन्शियस बेहोश कर देते हैं, या फिर आईवी के थ्रू उसे हम लोग पास करवाएंगे, जो भी इनहेलेशनल एजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करके पेशेंट को कम्प्लीटली बेहोश कर देते हैं पूरी तरह से, वो अवेयर नहीं होता है, थोड़ा सा भी कोई सेंस नहीं होगा उसे। तो इसमें क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में इसको यूज करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया डेस्फ्लुरेन को, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही तीखा स्मेल, बेकार सा स्मेल, बुरा स्मेल होता है। इट इज़ अ पॉपुलर एनेस्थेटिक फॉर डे केयर सर्जरी, यानी ये क्या है, बहुत ही मतलब पॉपुलर था अपने टाइम में, यानी पॉपुलर एनेस्थेटिक है ये डेस्फ्लुरेन, ठीक है। यानी एक दिन की सर्जरी अगर मतलब जल्दी से किसी को रिकवरी चाहिए, जल्दी से पेशेंट को ले जाना है या फिर उसे डिस्चार्ज करना है, तो इसके लिए डेस्फ्लुरेन बहुत अच्छा था। यानी डे केयर सर्जरी, एक दिन का सर्जरी करके फिर उसे अच्छे से डिस्चार्ज कर दो, वो अपना वार्ड वगैरह में जाके अच्छे से रहे। फिर क्या है कि इंडक्शन एंड रिकवरी इज़ फास्ट, इसका इंडक्शन और रिकवरी फास्ट था। इंडक्शन तो मैंने पहले बताया था कि वो कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस करना, बहुत फास्टली ये इसमें बेहोशी की हालत में ला देगा पेशेंट को, और फिर पेशेंट रिकवर भी बहुत जल्दी कर लेगा डेस्फ्लुरेन के यूज के बाद। इट इरिटेट्स द एयर पैसेज प्रोड्यूसिंग कफ एंड लेरिंगो स्पाज्म। डेस्फ्लुरेन क्या होता है कि ये मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एयर पैसेज जो है उसमें ये इरिटेशन कॉज करेगा। वो भी क्यों? क्योंकि इसका स्मेल जो है बहुत ही पंजेंट है, तीखा स्मेल है, एकदम बेकार सा स्मेल जिसको हम लोग बर्दाश्त ना कर सकें, तो ये इरिटेशन कॉज कर देगा। फिर है कि वो कफ प्रोड्यूस करने लगता है, एयर पैसेज को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, इरिटेट कर देगा, कफ प्रोडक्शन होने लगेगा, कफ प्रोड्यूस होगा और लेरिंगो स्पाज्म हो जाता है। तो लेरिंगो स्पाज्म क्या होता है, ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है, किसका, तो हमारे लेरिंग्स का, ठीक है। लेरिंग्स का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे एयर पैसेज जो एयर वे है हमारा, उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, बाधा उत्पन्न कर देगा, उसमें सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। तो वही हमारा लेरिंगो स्पाज्म है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स दैट कांट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। ये क्या करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा हमारे एयरवे में।
ये हो गया हमारा लेरिंगोस्पाज्म। अब है कि डेस्फ्लुरेन जो है वो क्या डे केयर सर्जरी के लिए बेस्ट है। फिर इसका रिकवरी और इंडक्शन भी बहुत फास्ट है। फिर ये क्या है कि इरिटेशन कॉज कर दे रहा है ड्यू टू इट्स बैड स्मेल, बुरा स्मेल है इसका, पंजेंट स्मेल है इसीलिए। फिर ये क्या है कि गुड मसल रिलैक्सेंट है, यानी मसल रिलैक्सेंट के तौर पे अच्छा काम कर रहा है डेस्फ्लुरेन। ठीक है, तो ये इसके 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग देखेंगे सिवोफ्लुरेन के बारे में। तो सिवोफ्लुरेन क्या है, ये इसका दूसरा नाम है फ्लोरोमिथाइल। ठीक है, सिवोफ्लुरेन जो है वो फ्लोरोमिथाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, नॉन फ्लेमेबल है, यानी ये भी जलेगा नहीं। ठीक है, अगर ये क्या है जलने योग्य नहीं है, आग नहीं लगेगा इससे, मतलब अच्छा है ये सिवोफ्लुरेन। इसका स्मेल प्लीजेंट है, यानी अच्छा स्मेल है इसका। ठीक है, तो ये इरिटेशन कॉज नहीं करेगा क्योंकि इसका ठीक ठाक स्मेल, अच्छा स्मेल है, तो ये हमारे जो एयर पैसेज है उसमें इरिटेशन नहीं कॉज करेगा, लेरिंगोस्पाज्म नहीं कॉज करेगा, कफ नहीं प्रोड्यूस होगा। इसमें रैपिड इंडक्शन और रिकवरी भी रैपिड होता है। तो रैपिड इंडक्शन वही कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस करना, बहुत ही फास्टली रिकवर हो जाएगा पेशेंट बहुत जल्दी। नॉन इरिटेंट सो द फास्टेस्ट फॉर इंडक्शन, ये इरिटेशन कॉज नहीं करता है इसीलिए इंडक्शन बहुत ही फास्ट हो सकता है, इसमें बहुत फास्ट होता है। मॉडरेट एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट, ये क्या है कि एनाल्जेसिया यानी पेन किलर की तरह भी काम करता है और मसल रिलैक्सेंट के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी ये अच्छा काम करता है। तो ये हमारे कितने 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिवोफ्लुरेन के। सिवोफ्लुरेन फ्लोरोमिथाइल के नाम से भी जाना जाता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिवोफ्लुरेन। जिसको दूसरा नाम क्या है जिसका, फ्लोरोमिथाइल। ये नॉन फ्लेमेबल है, प्लीजेंट स्मेल होता है, रैपिड इंडक्शन और रिकवरी इसमें होता है, नॉन इरिटेंट है, और फिर ये क्या है मॉडरेट एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। अब हम लोग देखेंगे आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन का कैरेक्टरिस्टिक्स में है इट इज़ कलरलेस लिक्विड, पंजेंट ऑर्डर। ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये क्या है कलरलेस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होगा। पंजेंट ऑर्डर है, यानी बहुत बेकार सी स्मेल होगी। ये फिर से इसका मतलब क्या हुआ, जिसका तीखा स्मेल और एकदम अच्छा स्मेल नहीं है वो हमारे एयर पैसेज यानी रेस्पिरेटरी का जो मेम्ब्रेन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें इरिटेशन कॉज करेगा, लेरिंगोस्पाज्म कॉज कर देगा। ठीक है, तो इसका बैड स्मेल है, पंजेंट स्मेल है। इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या, जो कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर के फॉर्म में आ जाए, और ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, यानी जलेगा नहीं, जलने योग्य नहीं है। ठीक है, एडवांटेज में क्या है इसका, रैपिड इंडक्शन एंड फास्ट रिकवरी, यानी बहुत ही रैपिडली इंड्यूस हो जाएगा, ये पेशेंट को बेहोश कर देगा। फास्ट रिकवरी है, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा एनेस्थीसिया के बाद में। नो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, यानी जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद वो पोस्ट ऑपरेटिव टाइम होता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव कहलाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया नहीं होता, यानी कि ऑपरेशन हो गया सर्जरी के बाद में उसको वॉमिटिंग जैसी उल्टी जैसी फीलिंग नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेशन, यानी आइसोफ्लुरेन जो है वो एक मतलब अच्छा रिलैक्सेशन का काम करता है, मसल रिलैक्सेशन का, और ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। इट इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के टाइम भी अगर आइसोफ्लुरेन दिया जा रहा है प्रेग्नेंट वीमेन को तो उनके लिए ये साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करेगा, यानी ये अच्छा है। नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रो जो है, नेफ्रो जो वर्ड है वो हमारे किडनी के लिए यूज किया जाता है, और ये जो है आइसोफ्लुरेन वो किडनी में टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोफ्लुरेन का डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इट इज़ कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है, यानी इकोनॉमिकल नहीं है। इट हैज़ पंजेंट ऑर्डर, इसका जो स्मेल है वो बेकार स्मेल है, ईथर की तरह। ठीक है, मे कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी स्मेल अच्छा नहीं है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेम्ब्रेन है उसी को डिस्टर्ब कर देगा, लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है, कफ प्रोड्यूस होने लगेगा, और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देगा। मे कॉज हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, कम कर देगा, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन भी आ सकती है आइसोफ्लुरेन में। अब हमारा आता है इनफ्लुरेन।
इन्फ्लुरेन भी हमारा क्या है, इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल। ये क्या है कि जलने योग्य नहीं है, यानी इससे भी आग लगने का खतरा नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल, इट हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल, इसका क्या है, स्मेल अच्छा है। ये हमारे आइसोफ्लुरेन और फिर ईथर और भी एजेंट की तरह नहीं है कि बैड स्मेल दे और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिप्रेशन कॉज करे। अब हमारा है एडवांटेज, इसके लाभ क्या हैं। इट हैज़ रैपिड इंडक्शन, इसका क्या है, बहुत ही रैपिडली इंड्यूस होता है, यानी पेशेंट बहुत जल्दी बेहोश हो जाएगा। देयर इज़ नो इरिटेशन ऑफ पुलमनरी म्यूकोसा, कोई इरिटेशन कॉज नहीं करेगा हमारे लंग्स के म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि इसका स्मेल कैसा है, प्लीजेंट स्मेल है, अच्छा स्मेल है। फिर हमारा है इट हैज़ ऑल्सो अ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, इसके पास क्या है, बहुत अच्छा ये मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। देयर आर मिनिमल पोस्ट एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट, एनेस्थीसिया देने के बाद जो भी इफ़ेक्ट आते हैं वो इन्फ्लुरेन के यूज़ के बाद बहुत ही कम आएंगे, यानी बॉडी पेन होना, मसल्स में पेन होना, नोजिया की फीलिंग आना, मतलब बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट आते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया के बाद वो सारे नहीं आएंगे, इसमें बहुत कम आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स इट में कॉज सीजर्स, तो सीजर्स क्या है, ब्रेन इंजरी हो जाता है, ब्रेन में क्या होगा कि नर्व सप्लाई नहीं होगा, नर्व जो टिश्यूज हैं, नर्व जो हैं, नर्व्स के पास में सप्लाई नहीं जाएगा तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा ब्रेन, तो उसमें क्या होता है, झटके लगने लगते हैं, झटका लगेगा तो उसमें डेथ भी हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लुरेन में क्या होते हैं कि झटके आने लगते हैं, ब्रेन इंजरी हो जाता है, इसीलिए इसको फिर रोक दिया गया, इन्फ्लुरेन को यूज़ में नहीं लाया जाता है इसी कारण, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में क्या करता है, इंजरी कॉज करता है, यानी झटके आने लगते हैं ब्रेन में, नर्व सप्लाई को रोक देता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस कॉज करता है हमारे ब्रेन में। तो ये हमारा इन्फ्लुरेन है। तो सब में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो सीवो और आइसो हैं उसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होने के चलते आजकल के टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो है आइसो और सीवो को ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, ये ज़्यादा सेफ़ माना जाता है और सभी के कंपैरिजन में। तो ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं, एनेस्थेटिक एजेंट हैं, जिसको एनेस्थीसिया देने के काम में लाया जाता है, एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में। तो हम लोग देखते हैं कि हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन और सीवोफ्लुरेन है। तो इन सब के यूज के बाद कौन कौन से इफ़ेक्ट आते हैं, ठीक है। तो पहला इफ़ेक्ट है हमारा एनाल्जेसिया, जो कि हेलोथेन के यूज़ के बाद एनाल्जेसिया जो है, एनाल्जेसिया इफ़ेक्ट पुअर होगा हेलोथेन में, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन और सीवोफ्लुरेन में मॉडरेट होगा। फिर दूसरा है हमारा मसल रिलैक्सेंट इफ़ेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा हेलोथेन में मॉडरेट होता है, आइसो और डेसफ्लुरेन में गुड अच्छा होगा और सीवो में भी मॉडरेट होगा, यानी हेलोथेन और जो सीवो है उसमें हमारा मॉडरेट होगा, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या होता है, हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन और हेलोथेन के कंडीशन में क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट अनचेंज्ड रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा हार्ट के रिदम में। लेकिन आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन और सीवोफ्लुरेन के केस में क्या होगा कि ये आइसोफ्लुरेन और डेसफ्लुरेन के केस में क्या होगा कि ये दोनों इंक्रीज कर जाता है, लेकिन सीवो और हेलोथेन के केस में ये अनचेंज्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब हमारा चौथा इफ़ेक्ट है ब्लड प्रेशर। तो हेलोथेन के यूज के बाद, आइसोफ्लुरेन के यूज के बाद, डेसफ्लुरेन के यूज के बाद, सीवोफ्लुरेन के यूज के बाद, यानी ये चारों अगर यूज करें एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट, तो चारों के कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जाती है। तो जो ये देखिए कम ज़्यादा होगा, यानी इन सब एनेस्थेटिक के यूज के बाद में क्या होता है कि हमारे बॉडी के वाइटल्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए बाहरी ड्रग दिए जाते हैं। जैसे ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जा रही है, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया के कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, चारों के यूज के बाद। फिर पांचवा है हमारा रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट में क्या है कि हेलोथेन का यूज करें, आइसोफ्लुरेन या कोई भी एनेस्थेटिक एजेंट का यूज कर रहे हैं इन चारों में से, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारे एनेस्थेटिक एजेंट को यूज करने के बाद आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे
की कलर कोडिंग देखते हैं। वेपोराइजर्स जो यूज किए जा रहे हैं उसके कलर कैसे होंगे, यानी कलर कोडिंग हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कलर किस किस वेपोराइज़र को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो देखिए यहाँ पे इन्फ्लोरेंस जो है वो ऑरेंज कलर का होगा। इन्फ्लोरेंस कैसा कलर का हो रहा है, ऑरेंज कलर का हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो आइसोफ्लोरेन है वो कैसा है, वॉयलेट कलर का है। वॉयलेट कलर का देखिए आइसोफ्लोरेन है। फिर हमारा हेलोथेन देखें तो हेलोथेन कैसा है, रेड कलर का है। और हमारा जो सीवो है वो सीवो कैसा है, हमारा येलो कलर का। और ब्लू कलर का जो है यहाँ पे वो हमारा है डेस्फ्लोरेन। तो डेस्फ्लोरेन ब्लू हुआ, और फिर येलो जो है वो सीवोफ्लोरेन है, और रेड जो है वो हेलोथेन है, और आइसोफ्लोरेन जो है वो हमारे वायलेट कलर पर्पल कलर का है, और हमारा जो इनफ्लोरेन है वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है। और ईथर जो है जो पहले के टाइम में यूज किया जाता था उसका कलर होता है थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है वो। ठीक है, तो ये सारे वेपोराइजर्स जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उन सब का कलर कोडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं 1-2 नंबर का। तो अब हमारे हैं सेफ्टी फीचर्स। तो सेफ्टी फीचर्स में क्या है, इंटरलॉक्स बिटवीन द वेपोराइजर्स प्रिवेंटिंग inadvertent administration of more than one volatile agent concurrently। बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेपोराइजर्स, 2 वेपोराइजर्स एक बार में यूज़ नहीं किए जाते हैं। एक टाइम में हम लोग 2 वेपोराइजर्स जो है वेपोराइजर उसको डिलीवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। और कहीं पे अगर 2 वेपोराइज़र यूज भी हो रहे हैं तो वहाँ पे उसका पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और जब एकदम इमरजेंसी कंडीशन हो तब यूज किया जाता है, पूरी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है कि 2 वेपोराइजर्स जो 2 वेपोराइजर हैं उनको एक टाइम में यूज़ में नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा है कि अलार्म्स ऑन ऑल दी एबव फिजियोलॉजिकल मॉनिटर्स, यानी जितने भी फिजियोलॉजिकल मॉनिटर्स यानी जो वाइटल हमारे बॉडी के होते हैं और जो कि हमारे कार्डियक मॉनिटर यानी एनेस्थीसिया मशीन में क्या होता है कि मॉनिटर अटैच होता है उसमें। ठीक है, जो कि शो करता है सारे हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। तो अगर वो कम ज़्यादा हो तो वहाँ पे अलार्म होते हैं उसमें, जो कि वहाँ पे तुरंत ही आवाज़ करने लगते हैं, यानी इंडिकेट कर देते हैं कि उसके बीपी में प्रॉब्लम आ रही है, बीपी कम हो गया, बीपी हाई हो गया, रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गया। तो ये सब को इंडिकेट करने के लिए हमारे अलार्म्स वहाँ पे होने चाहिए। अब हमारा तीसरा है द पिन इंडेक्स सेफ्टी। पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम प्रिवेंट्स सिलेंडर्स बीइंग एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू द रॉन्ग योक। यानी क्या पिन इंडेक्स सिस्टम क्यों होता है, तो पिन इंडेक्स सिस्टम इसलिए होता है ताकि जो भी स्टाफ हैं, जो भी वार्ड्स वगैरह हैं, यानी जहाँ पे हॉस्पिटल में काम जो करते हैं उनके द्वारा गलत सिलेंडर गलत पॉइंट पे ना लग जाए, गलत जगह पे अटैच ना हो जाए, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इस गलती को यानी सिलेंडर्स को गलत जगह पे अटैच ना हो, अटैचमेंट मतलब गलत जगह पे उसे ना जोड़ दें, लगा दें, इस चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमारा पिन इंडेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम जैसे में हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड का हो गया 3.5, ऑक्सीजन का 2.5, ये सब पिन इंडेक्स सिस्टम है जो कि दिया रहता है पिन इंडेक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये सब सेफ्टी के लिए होता है ताकि सिलेंडर सही जगह पे कनेक्ट हो, सिलेंडर्स के कनेक्शन को सही जगह पे करने के लिए हमारे The pin index safety system prevents cylinders being accidentally connected to the wrong yoke। तो पहले मैंने बताया था योक असेंबली क्या होता है। तो जो सिलेंडर का अपर पोर्शन है, ठीक है, जो हमारे वेंटिलेशन मशीन से अटैच होगा जहाँ, तो ये जो अपर पोर्शन है सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन, और जहाँ पे वो अटैच हो रहा है तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उस पॉइंट को जहाँ से अटैच हो रहा है उसे हम लोग योक असेंबली कहेंगे। ठीक है, तो ये रॉन्ग योक में रॉन्ग जगह पे हमारा सिलेंडर अटैच ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम दिया जाता है।
पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम अब हम लोग समझ गए हैं कि क्यों होता है। तो वार्ड और जो भी स्टाफ हैं या फिर जो भी हम अटैच करें सिलेंडर को, उनसे ये गलती ना हो जाए कि वो दूसरे सिलेंडर को दूसरे पॉइंट पे मतलब सिलेंडर को सही जगह पे नहीं अटैच करें जहाँ पे उसे अटैच होना है। तो ये चीज़ तो पेशेंट के लिए घातक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है। तो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का मेन काम क्या है कि वो इंडिकेट करता है कि सिलेंडर जो सिलेंडर जिस जगह पे लगना चाहिए, ठीक है, यानी सही सिलेंडर सही जगह पे लगे, इसलिए हमारा पिन इंडेक्स सिस्टम दिया जाता है। तो जैसे में नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो होता है पिन इंडेक्स सिस्टम में जो पिन किया गया है वो है हमारा 3 और 5। ऑक्सीजन का होता है 2 और 5, ठीक है। तो ये सब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अक्सर इसी का पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पिन इंडेक्स बताओ इसका। तो ऑक्सीजन का 2 और 5 होगा और हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड N2 है उसका 3, 5 होगा। तो पिन इंडेक्स सिस्टम इसीलिए दिए जाते हैं कि सिलेंडर जो है गलत जगह पे अटैच ना हो, जो कि पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर गलती जगह पे अटैच हो गया तो, ठीक है। अब आगे है हमारा दी फंक्शंस ऑफ द मशीन शुड बी चेक्ड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ऑपरेटिंग लिस्ट, यानी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशन मतलब बहुत सारे केस आए हैं कि जैसे में आज 10-15 केस आ रहे हैं, 20 केस आ रहे हैं, तो हम लोग उसके जल्दबाजी में हम लोग मशीन को चेक करना ही भूल गए, मशीन चेक नहीं किए, इग्नोर कर दिए। तो ये हमारे पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मान के चलिए बीच में क्या हो रहा है कि मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मशीन बिगड़ गया, मशीन का कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है पेशेंट के लिए घातक हो सकता है। और ये जो है हमारे डॉक्टर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी सेफ्टी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मशीन को चेक कर लें। जो भी चीज़ यूज होने वाला है, जो भी मशीन हो, डिवाइस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर सब मेडिसिन का एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ वहाँ पे चेक करके ही यूज करना चाहिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो एनेस्थीसिया मशीन था वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर जो कि एनेस्थीसिया मशीन से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा है कि जो सिलेंडर होते हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, तो वो सिलेंडर किस एलिमेंट से बने होते हैं। तो जो सिलेंडर हैं वो क्रोमियम या मोलिब्डेनम नामक एलिमेंट से बने होते हैं। तो उसका यानी क्रोमियम और मोलिब्डेनम के जगह पे आयरन क्यों नहीं यूज होता है, या फिर आयरन जो है वो एक्सरे और MRI मशीन में क्यों नहीं यूज होता है। तो आयरन के पास क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, और जो आयरन है वो उतने हाई प्रेशर पर वो खड़ा भी नहीं उतर सकता, यानी वो रह नहीं सकता, स्टे नहीं कर सकता उतने हाई प्रेशर पर। तो इसीलिए हमारा आयरन का यूज़ नहीं होता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा और वो उतने हाई प्रेशर पर विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। अब हमारा तीसरा है इंटोनॉक्स सिलेंडर। तो इंटोनॉक्स सिलेंडर जो है वो 50% नाइट्रस ऑक्साइड और 50% ऑक्सीजन का मिक्सर होता है। ये हमारे प्रेग्नेंट वीमेन का जब डिलीवरी होता है तो जो लेबर पेन है उस टाइम में हम लोग ये डिलीवर करते हैं उसको, ताकि अच्छे से डिलीवरी हो पाए उसे क्योंकि उस टाइम में उसको पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं किया जाता, उसे बेहोश नहीं किया जाता है, उसे बस क्या होता है कि उसे इस गैस का सप्लाई किया जाता है ताकि उसमें लेबर पेन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए उसकी। और ये जो इस सिलेंडर में उसे 2000 PSI पर फिल किया जाता है गैस को। ऑक्सीजन को भी इतने ही PSI पर फिल किया जाता है सिलेंडर में, 2000 PSI, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये एनेस्थीसिया मशीन टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।